नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट टॉपिक पर मैंने लगभग 80 से अधिक वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण कमीशंस कई सीक्वेंस सीरीज जो लगातार इधर मैंने कुछ सीरीज के कुछ वीडियोस को अपलोड किया, जिसमें मैंने इससे पूर्व वाले वीडियोस में आपको वियना सभा, साइट्स, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और 1986 पर कुछ मैटर को वीडियो के माध्यम से अपलोड किया है। आज उसी क्रम में ब्रुटलैंड कमीशन 1987 पर चर्चा करूंगा। देखिए, इतिहास के दृष्टिकोण से जब वैश्विक समुदाय एकत्रित होना शुरू होता है, विश्व में सचेतता जगती है इस बात को लेकर के कि विश्व में पर्यावरण के प्रति मानव चेतना जगाना जरूरी है। और ये जो विषैले विषाक्त पदार्थ लगातार कल कारखानों इंडस्ट्रीज के माध्यम से निकल रहे हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर लगातार प्रभावित हो रहा है, उसके प्रति एकजुटता लाना जरूरी है। उसके प्रति संरक्षण के दृष्टिकोण को जागृत करना जरूरी है। अब यहाँ पर वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत लगभग 70 के दशक से विश्व समुदाय एकत्रित होना शुरू होता है। सबसे पहले रामसर सम्मेलन, जो कि 1971 में वैश्विक समुदाय द्वारा एकत्रित हुआ, ईरान के माध्यम से विश्व समुदाय को आर्द्र भूमियों को लेकर संरक्षण के दृष्टिकोण से निर्मित किया गया। उसके बाद एक वर्ष बाद ही स्टॉकहोम सम्मेलन, जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन माना जाता है, 5 से 16 जून तक इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इसमें कुछ 26 प्रिंसिपल्स बनाए गए, सिद्धांत बनाए गए, एक एक्शन प्लान बनाया गया, 109 रिकमेंडेशंस दिए गए, कुछ रेजोल्यूशंस दिए गए, जिसके तहत वैश्विक समुदाय ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। उसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा यानी साइट्स 1976 में आता है, जिसमें विश्व में जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो धीरे धीरे अब घट रही है जिनकी संख्या, उनके प्रति वैश्विक संचेतता जगाने की बात प्रतिबद्ध होकर विश्व समुदाय को वन्यजीव की रक्षण करने के लिए एक साथ करता है। इसके बाद वियना सम्मेलन होता है, जो ओजोन परत की क्षय की समस्या को निदान करने के लिए गठित किया गया। और फिर इसी के तहत देखा जाए तो भारत ने भी प्रतिबद्धता व्यक्त की और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। जब भारत में भोपाल गैस कांड हुआ, उसके बाद सरकार ने ऐसा एहसास किया कि कड़े कानून होने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार को पर्यावरण को क्षति पहुंचाने और मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण से कोई कल कारखाने, फैक्ट्रियां इस प्रकार से न लगाई जाए, जिससे कि सृष्टि को नुकसान पहुंचे, मानव को नुकसान पहुंचे। वैश्विक समुदाय ने भी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए ब्रुटलैंड कमीशन का प्रारंभ किया। अब ये ब्रुटलैंड कमीशन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो इसके अध्यक्ष की बात की, इसकी प्रेसिडेंसी किसने किया, तो ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड मतलब पहला पॉइंट जो यहाँ पे मिलता है ब्रुटलैंड कमीशन पे, वो ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ब्रुटलैंड में एन साइलेंट है, एन और डी दोनों साइलेंट है, ब्रुटलैंड बोला जाता है। तो ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड इसके प्रेसिडेंट है, यानी इसके अध्यक्ष थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इनकी अध्यक्षता में 1987 में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने सर्वप्रथम संपोषणीय विकास के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आता है, संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला मंच प्रदान किया गया। तो पहला ऐसा मंच वैश्विक समुदाय का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गठित किया गया वो था ब्रुटलैंड कमीशन। तो ये
दूसरा पॉइंट आपको मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला वैश्विक मंच अब सबसे पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इस बात की चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व के विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच की एक ऐसी नीति है जिसमें हम अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रकृति और समाज तीनों तत्वों को संरक्षित कर सके। अब ये देखा गया कि 90s के दौर में हमने विकास करना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में हमने इतना विकास किया, उद्योगों को लगाया, कल कारखानों को लगाया, जिससे विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव होने लगा, पर्यावरण पे काफी नुकसान देखने को मिला। तो अब इसका एक ही बात समझ में आता है कि भाई कल कारखाने बंद कर दिया जाए, जिससे प्रकृति का जो ह्रास हो रहा है वो रुक जाए। लेकिन अगर कल कारखानों को बंद कर देंगे तो लाखों लोग, हजारों लोग अचानक बेरोजगार हो जाएंगे और उससे भी बड़ी बात यह है कि विकास शून्य हो जाएगा और हम वापस 200 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब ग्रामीण कृषि जीवन हुआ करता था। खेती करना ही एकमात्र साधन था और खेती के साथ साथ जीवन को जीना होता था। एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने की स्थिति, मौलिक स्थिति को निर्वहन करने की जीवन में हम पहुंच जाएंगे। तो क्या ये उचित दशा होगी? तो ये उचित दशा नहीं मानी जाए। तो अब ऐसी योजना बनाई जाए जिससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी संरक्षण करके चले। इस प्रकार से हम विकास करें जिससे वर्तमान को हम संरक्षित कर सकें और भविष्य के लिए भी विकास के सभी रास्ते हम बना सकें। तो भविष्य के लिए विकास के सभी रास्ते, आने वाली संतति के लिए भी विकास के रास्ते खुले रहें। अब आने वाली संतति के लिए विकास के रास्ते कैसे खुलेंगे, किस प्रकार से खुलेंगे? अगर हम आज सारे विकास की चीजों का दोहन कर डालेंगे, सारे संसाधनों को समाप्त कर देंगे, तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन, उसके पास तो संसाधन ही नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम पदार्थों की एक सीमा है, 100 वर्षों में ये समाप्त हो जाएगी, लगभग 100 वर्षों में। और अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों को देखें तो इसने हमारे जीवन को गति प्रदान किया और इसने हमारे जीवन में आधुनिकता को लाया। गाड़ियां, मोटर, कार, एरोप्लेन, ये सारी चीजें पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से गति पकड़ती है। अब मान लीजिए हम इसका उसी प्रकार से दोहन करते रहें जिस प्रकार से आज हम दोहन कर रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते चले, तो 100 साल बाद, आपके दृष्टिकोण से 100 साल बहुत है, लेकिन एक जनरेशन के बाद हजारों साल की जनरेशन आएगी, उनके लिए क्या होगा? 100 साल बाद ये पेट्रोलियम पदार्थ शून्य हो जाएंगे और गाड़ियां रुक जाएंगी अगर हमने कोई और विकल्प नहीं ढूंढ लिया। तो फिर हमारा आने वाला जनरेशन बैलगाड़ी पर अपना जीवन जिएगा और फिर हम पीछे, यानी विकास आज से 100 साल 200 साल पीछे विकास की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि जो संसाधन हमारे पास है हम उनका थोड़ा थोड़ा उपयोग करते चलें और नए विकल्प ऊर्जा के निकालें, जिससे आने वाले समय में हम जिस आश्रितता पे, जिन संसाधनों पे आज आश्रित हैं, उन पर कल आश्रित न रह जाए और वो संसाधन भी बचे रहें जिनसे कि उस समय के अकॉर्डिंग जो हमारी जनरेशन हो उस संसाधनों का कुछ उपयोग कर सके। तो ऊर्जा के नए विकल्प तलाशने होंगे, फ्यूल के और नए
विकल्प तलाशने होंगे। तो इस प्रकार से हम विकास करें कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और आने वाले संतति के लिए भी विकास के सभी रास्ते खुले हों। तो इस फिलॉसफी, इस दर्शन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास कहा जाए। इस ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। अब यहां पर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहां हम एनवायरनमेंट को भी विकसित कर सकें और ये गोला रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट देखा जाए तो सोशल भी हो, ठीक है, एनवायरमेंटल भी हो और इकोनॉमिक भी हो। अब इस कॉस्ट को अगर हम करेक्ट करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शाता है, संपोषणीय विकास। तो वैश्विक समुदाय को एकजुट कर संपोषणीय विकास पर बल देने के लिए ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड की अध्यक्षता में सन 1987 में एक वैश्विक मंच स्थापित किया गया, वैश्विक समुदाय को एकत्रित करने के दृष्टिकोण से। और इस आयोग द्वारा सर्वप्रथम संपोषणीय विकास का ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसे एक नाम दिया गया अवर कॉमन फ्यूचर। यहां तीसरा प्रश्न जो आपके सामने ब्रुटलैंड कमीशन से बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वो है अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामान्य भविष्य। तो तीन बातें उभर के आती हैं अभी तक ब्रुटलैंड कमीशन के अध्ययन पर। अवर कॉमन फ्यूचर, ये इसका नारा रखा गया। इस रिपोर्ट के तहत एजेंडा 21 निर्मित किया गया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट यहां पर होता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है निर्मित हुआ, ये ध्यान रखिएगा, निर्मित हुआ। यहां पर ये निर्मित वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अपनाया गया अगले सेशन में, इसमें निर्मित किया गया, निर्मित हुआ। एजेंडा 21 का क्या मतलब हुआ? एजेंडा 21 क्या 21 बिंदुओं पर आधारित था? एजेंडा 21 क्या 21 लोगों की विचारधारा था या 21 महत्वपूर्ण बातें थी? नहीं, ऐसा नहीं। एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी के लिए विकास का पैमाना तैयार करना। 21वीं शताब्दी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे की जा सकती है, इसके लिए योजना बनाना, इसे एजेंडा 21 इसलिए कहा जाता है। अब अवर कॉमन फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21। तो यहां पे एजेंडा 21 निर्मित किया गया, ये महत्वपूर्ण बात है। 1992 में, आगे एजेंडा 21 के विषय में बता रहा हूं, 1992 में ब्राजील के शहर रियो दे जेनेरो में यूएनसेट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को गठित किया गया, जिसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। तो महत्वपूर्ण बात है 1987 में एजेंडा 21 निर्मित किया गया और 1992 में एजेंडा 21 अपनाया गया और इसलिए यूएनसेड को संपोषणीय विकास का ब्लूप्रिंट नाम दिया गया। तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पहला वैश्विक मंच था वो ब्रुटलैंड कमीशन है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ब्लूप्रिंट जिसे कहा गया
उसे यूएन सेट यानी 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो यूएन सेट गठित किया गया उसमें कहा गया। अब एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि डेप्थ में प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है एजेंडा 21 में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहली बात एजेंडा 21 में पहली बात है कि ये 300 पेज का डॉक्यूमेंट है, 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात 40 अध्यायों में खंडित है, यानी 40 चैप्टर्स हैं। तीसरी बात 4 सेक्शन में विभक्त है, 4 सेक्शन में। अब ये 4 सेक्शन हैं कौन कौन से, इनकी बात अगर हम करें तो पहला सेक्शन है दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, सामाजिक और आर्थिक विमाओं को ध्यान में रखते हुए विकास को करना, अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से बनाए रखना, विकास में करना जिसमें हम सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों पहलुओं को लेकर कार्य करें। तीसरा है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए जो संसाधन हैं उनका संरक्षण और प्रबंधन करना, उनको बेहतर रूप से प्रबंधित करके प्रयोग करना जिससे कि ये संसाधन हमारे बने रहे। तीसरा है स्ट्रेंथनिंग द रेट ऑफ मेजर ग्रुप्स, जो प्रमुख समूह हैं उनकी दर को मजबूत बनाना, यानी उनको मजबूत करना, समूहों का विकास करना। और चौथा है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इन्हें कैसे लागू किया जाए, इन्हें लागू करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला वैश्विक मंच बनाया गया। एक बार पुनः मैं ब्रुटलैंड कमीशन का एक हल्का सा रिवीजन आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में गठित हुआ। इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड थे, जिनके नाम पर इस कमीशन को रखा गया। इस कमीशन की विशेषता सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पहला वैश्विक मंच है ये। तीसरी बात, इसका मेन आधार वाक्य क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामान्य भविष्य। और जो बहुत अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है एजेंडा 21 इसी में निर्मित किया गया, यानी वैश्विक समुदाय को एकत्रित किया गया और उनको 21वीं सदी में विकास के क्या पैमाने अपनाने हैं उसके विषय में बताया गया। एजेंडा 21 की 3 बातें, 300 पन्ने का है, 40 अध्याय में व्यक्त है और 4 सेक्शंस में। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ब्रुटलैंड कमीशन के विषय में एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रुटलैंड कमीशन किस मायने में इम्पोर्टेंट है। आशा है आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकॉन दबाइए जिससे कि नए नोटिफिकेशंस, नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मैं जल्दी एनवायरनमेंट पे कुछ और वीडियोस के साथ रियो की सीरीज, यूएन सेट की सीरीज उसे लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।